नमस्कार दोस्तों। लास्ट क्लास में हमने ग्लोब के बारे में पढ़ा, अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में पढ़ा। आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पृथ्वी की गतियों के बारे में। इस बारे में पृथ्वी की गतियां। देखो, मोटी मोटी पृथ्वी की हैं दो गति। कितनी गति हैं? पृथ्वी की हैं दो गति। कौन कौन सी? पहली तो है घूर्णन गति। क्या है? घूर्णन गति। देखो, घूर्णन का मतलब क्या हुआ? घूर्णन का मतलब क्या है? घूमना। घूर्णन का मतलब है घूमना। अब जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो वो गति कौन सी है? वो गति है घूर्णन गति। कौन सी गति है? घूर्णन गति। अब देखो, जब पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती है और वो एक चक्कर जब पूरा करती है घूमते घूमते, जहाँ से उसने घूमना शुरू किया और वहीं पर वापस वो घूम के आ गई, तो उसमें पृथ्वी को लगते हैं 24 घंटे का समय। कितने घंटे का? 24 घंटे का समय। 24 घंटे का मतलब एक दिन भी मैं अगर कहूँ तो गलत थोड़ी ना होगा। 24 घंटे या एक दिन का समय इसमें लगता है। तो देखो, एक दिन का इसको समय लगा एक चक्कर पूरा करने में, एक बार पूरा घूमने में। तो इस एक दिन को सौर दिवस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सौर दिवस भी कहा जाता है। याद रखना, बहुत ही अच्छा प्रश्न बन सकता है यहाँ से। अब देखो, घूर्णन गति के फायदे क्या क्या हैं, क्या क्या लाभ हैं घूर्णन गति के? तो एक तो देखो, पहला सबसे बड़ा फायदा घूर्णन गति का हमें ये मिला कि समय मापन का एक सुविधाजनक पैमाना मिल गया। क्या मिल गया? समय मापन का एक सुविधाजनक पैमाना मिल गया। क्या हो गया? एक पैमाना मिल गया हमें सुविधाजनक। अब देखो, दूसरा जो प्रभाव है वो ये रहा कि हमारी भौतिक और जैविक क्रियाओं पर इसका प्रभाव पड़ा। किसका? भौतिक और जैविक क्रियाओं पर इसका प्रभाव पड़ा। समझ में नहीं आया? देखो समझाता हूँ। पृथ्वी के घूर्णन से ही क्या होती है? दिन रात की प्रक्रिया चलती है। पृथ्वी जब घूर्णन करती है तभी तो दिन रात का प्रक्रिया बनती है। और पृथ्वी पर जो सभी जीव जंतु हैं इसी दैनिक क्रम के साथ चलते हैं। जैसे हम दिन में काम करते हैं और रात को क्या करते हैं? आराम करते हैं। जिससे एक संतुलित क्रम हमारा बना हुआ है कि भाई रात को आराम करना है, सुबह उठो और फिर दिन में काम करो, फिर रात को आराम करो। ये हमारा एक संतुलित क्रम है, ये हमारा बना हुआ है। मानो यदि ऐसा हो कि दिन और रात नहीं बने तो हमारा कोई संतुलित क्रम होगा क्या? भाई हमारा दिन में कोई संतुलित क्रम होगा क्या? नहीं होगा। तो इसी प्रकार ही पेड़ पौधे भी हैं। पेड़ पौधे क्या करते हैं? दिन में सौर ऊर्जा को एकत्रित कर लेते हैं और जब रात होती है तो सौर ऊर्जा को उपयोग कर लेते हैं। समझ गए? जैसे ये क्या है? ये सूर्य है और ये हमारी पृथ्वी। ये क्या है? पृथ्वी। अब सूर्य की किरणें पृथ्वी पर जब गिरेंगी, तो जिस भाग पे सूर्य की किरणें गिरेंगी तो उस भाग पे तो दिन होगा, यानी कि प्रकाश होगा। जिस भाग पे नहीं गिरेंगी, भाई मैं यहाँ से आप एक काम करना, एक बॉल ले लेना और एक साइड में टॉर्च जलाना उसके। तो जहाँ पे देखो, एक साइड तो आपको क्या मिलेगी? रोशनी। दूसरी साइड क्या रहेगा? अंधेरा। तो वहाँ क्या बनेगी? रात। क्या बनेगी? रात।
और इस जो क्षेत्र को, इस ये जो लाइन है, इसको क्या कह दिया गया बताओ? इसको कह दिया गया प्रकाशवर्त। क्या कह दिया? प्रकाशवर्त। अब देखो मैंने आपको क्या बताया था, एक तो सुविधाजनक पैमाना मिल गया, दूसरा ये हुआ कि हमारी भौतिक व जैविक क्रियाओं पर प्रभाव पड़ा। क्या पड़ा? हमारी दैनिक और जैविक क्रियाओं पर प्रभाव पड़ा। एक ये है कि इससे, ये जो बात मैंने बताई, तो इससे आप, अगर हम ये भी तो कह सकते हैं कि दैनिक ताप चक्र है वो भी गतिशील हो गया। क्या हो गया? दैनिक ताप चक्र गतिशील हो गया। क्या हो गया? दैनिक ताप चक्र गतिशील हो गया। ये तो थी घूर्णन गति। अब आगे मैं अगर देखूं, दूसरी जो हमारी गति है वो है परिक्रमण गति। कौन सी गति है जी? परिक्रमण गति। अब देखो, ये है सूर्य, ये इसका परिक्रमण पथ, ये है पृथ्वी। समझ में आ गया? मोटा मोटा समझा रहा हूँ आपको मैं, ये इसी चैप्टर में आपको 5वीं 6ठी बार समझा रहा हूँ, क्योंकि 3 से 4 बार तो मैंने आप लास्ट क्लास में इसको समझा दिया परिक्रमण क्या है। इसमें देखो परिक्रमण गति आ गई, तो फिर आपको वही बातें बतानी पड़ेंगी। तो इसमें देखो ये पृथ्वी है। अब पृथ्वी आपको ही पता है कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, क्योंकि एकमात्र पृथ्वी का प्रकाश का या ऊष्मा का जो स्रोत है वो सूर्य है। समझ गए? तो पृथ्वी जिस रास्ते पर, जिस पथ पर परिक्रमण करती है सूर्य के चारों ओर, उसे हम कहते हैं कक्ष। और पृथ्वी में कक्ष की गति को क्या कहते हैं? परिक्रमण गति। क्या कहते हैं? परिक्रमण गति। इतना याद रहेगा? इतना समझ में आ गया? एक बात और है, पृथ्वी जब यहाँ से चली और घूम के वापस जब यहाँ पर आई, तो इसको जो समय लगा वो लगा 365 दिन और 6 घंटे का। कितना लगा? 365 दिन और 6 घंटे का। तो 365 दिन को तो हमने कह दिया 1 वर्ष, 6 घंटे बच गए। इसका क्या किया? इसका भी हमने एडजस्टमेंट कर दिया। कैसे? देखो, एक दिन में होते हैं 24 घंटे, तो और एक साल में कितने घंटे हमारे पास एक्स्ट्रा बचे? 6। तो 4 साल में 24 घंटे हो जाएंगे ना कंप्लीट? हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? 4 बार अगर इसको मैं करूँगा तो 24 हो जाएंगे। तो यही कारण है कि हर चौथे साल फरवरी जो है वो 29 दिन की आती है और साल 366 दिन का। उस साल को, उस वर्ष को हम क्या कहते हैं? उस वर्ष को कहते हैं लीप वर्ष। क्या कहते हैं? लीप वर्ष कहते हैं। ठीक है, लिखवा दूं? देखो, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, वह जिस पथ पर घूमती है वह कक्ष कहलाता है। इसी कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण गति कहते हैं। क्या कहते हैं? परिक्रमण गति कहते हैं। और एक दिन में 365 दिन में ये पूरा चक्कर करती है, एक चक्कर पूरा करती है। तो इसी साल हर चौथे वर्ष फरवरी में एक दिन जोड़ दिया जाता है, जिसे हम लीप वर्ष या अधिवर्ष कहते हैं। अब देखो, आगे जो अब हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ऋतुएं।
ऋतुओं का निर्माण कैसे होता है, ऋतुएं कैसे बनती हैं। देखो डायग्राम से मैं अगर आपको बताऊं, ये हमारा ग्लोब है, ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है। तो ये जो रेखा है आपको पता होनी चाहिए कौन सी रेखा है। ये है 0 डिग्री अक्षांश रेखा, या फिर इसे क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा। क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा, या फिर इसको विषुवत रेखा भी कहते हैं। ये हमारा उत्तरी गोलार्ध है, ये हमारा दक्षिणी गोलार्ध है, ये हमारा दक्षिणी गोलार्ध है, ये हमारा उत्तरी गोलार्ध है। अब देखो 0 डिग्री अक्षांश से जब हम उत्तरी गोलार्ध की ओर चलेंगे तो एक रेखा हमारे पास आएगी, उस रेखा का नाम है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। इसको मैं नॉर्थ लिख देता हूँ। इस रेखा को कहा जाता है कर्क रेखा। क्या कहा जाता है, कर्क रेखा। जब मैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा से दक्षिण गोलार्ध की ओर आऊँगा तो ऐसी ही एक 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश की रेखा और मिलेगी मुझे, 23.5 डिग्री साउथ। इसको कहते हैं मकर रेखा। क्या कहते हैं, मकर रेखा। ये मैंने आपको क्यों बताया, इसे ऋतुएं कैसे बनेंगी वो मैं बताता हूँ। देखो अब देखो, एक महीना आपको याद रखना है, फिर कुछ याद नहीं रखना है, कुछ भी रटना नहीं है, सब कुछ समझाऊंगा। देखो मार्च का तो महीना है और तारीख है 21। क्या है, 21 मार्च। ये हमारा सूर्य, ये क्या है, सूर्य। तो जो सूर्य है 21 मार्च को, कब, 21 मार्च को सूर्य की जो किरणें हैं वो भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती हैं। कहाँ पर पड़ती हैं, भूमध्य रेखा पर 21 मार्च को सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर 21 मार्च को सूर्य की जो किरणें हैं वो भूमध्य रेखा पर पड़ेंगी तो पृथ्वी पर दिन और रात समान होंगे, बराबर होंगे। क्या होंगे, दिन और रात बराबर होंगे। अब देखो 21 मार्च के बाद, 21 मार्च के बाद क्या होता है कि यहाँ से सूर्य उत्तरायण होने लग जाता है, उत्तर की ओर चलने लग जाता है, उत्तरी गोलार्ध की ओर बढ़ने लग जाता है, यानी कि कर्क रेखा की ओर। तो 21 मार्च के बाद मार्च, अप्रैल, मई और जून, अप्रैल, मई और जून, 3 महीने बाद, एकदम एग्जैक्ट 3 महीने बाद जो सूर्य होता है वो होता है कर्क रेखा पर। 3 महीने बाद जो समय होगा वो होगा 21 जून का। क्या होगा, 21 जून को। तो 21 जून पे क्या होगा कि सूर्य की सीधी किरणें कहाँ पड़ेंगी, कर्क रेखा पर। सूर्य की सीधी किरणें कहाँ पड़ेंगी, कर्क रेखा पर सीधी किरणें पड़ेंगी। तो सबसे तिरछी किरणें कहाँ पड़ेंगी, मकर रेखा पर। पड़ेंगी कि नहीं पड़ेंगी, मकर रेखा पर पड़ेंगी सबसे तिरछी किरणें। तो यानी कि जहाँ पर सीधी किरणें पड़ेंगी वहाँ पर ताप क्या होगा, ज़्यादा, और तिरछी किरणें पड़ेंगी वहाँ पर तापमान क्या होगा, कम। यानी मेरे कहने का मतलब ये है 21 जून को जब कर्क रेखा पर सीधी किरणें पड़ेंगी तो यहाँ पर कर्क रेखा पर क्या होगा, इस भूभाग में, इस क्षेत्र में क्या होगा, इस क्षेत्र में होगा ग्रीष्म ऋतु, और यहाँ पे क्या होगी, शीत ऋतु। अब देखो 21 जून के 3 महीने बाद, यहाँ से 3 महीने लगे इसको ऊपर आने में, तो जब ये नीचे जाएगा तब भी 3 महीने का समय लगेगा।
तो जब ये 3 महीने बाद नीचे आएगा, जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, कौन सा महीना आ गया? सितंबर। लेकिन जो तारीख है वो बदल गई, 21 से चला तो पहुंचना चाहिए था 22 को, लेकिन 21 को पहुंच गया। लेकिन वापस कब आया ये? 23 को आ गया। कब आया? 23 को। तो 23 सितंबर को फिर से अक्ष भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें सीधे पड़ेंगी, तो क्या होगा? फिर दिन और रात पृथ्वी पर बराबर होंगे। इसके बाद सूर्य यहाँ से दक्षिणायन होगा, दक्षिणायन होकर आ जाएगा मकर रेखा पर। मकर रेखा पर जब आएगा तो समय होगा सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। कौन सा महीना है? दिसंबर का। और जो तारीख है वो है 22 दिसंबर। 21, 21, 23, 22, ये याद कर लो। 21, 21, 23, 22, इसको याद कर लो। तो यहाँ पे जब आएगा तो यहाँ पे तापमान ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ ग्रीष्म ऋतु, और वहाँ पे क्या है? दिसंबर में हम यहाँ कर्क रेखा के आसपास रहते हैं, तो दिसंबर में हमारे क्या होता है? सर्दी। तो भी इसी बात, तिरछी किरणें पड़ेंगी तो क्या होगा? तिरछी किरणें जब यहाँ पर पड़ेंगी तो यहाँ पर क्या होगी? सर्दी। आगे समझ में? कहो तो लिखवा दूँ? ठीक है, देखो आपको अभी लिखवा देता हूँ मैं ये बात। एक बार एक प्रश्न आया एग्जाम में, उस प्रश्न के बारे में चर्चा कर लेता हूँ मैं आपसे, याद आ गया पढ़ाते पढ़ाते। वो प्रश्न ये था कि वर्ष में कितनी बार, ध्यान से पढ़ना, वर्ष में कितनी बार पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि बराबर होती है? ऑप्शन था 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। कितनी बार होती है बताओ? 2 बार। कब? 21 मार्च और 23 सितंबर को। तो देखो 21 मार्च और 23 सितंबर, इस समय क्या होगा? पृथ्वी पर दिन व रात बराबर होंगे। क्या होंगे? दिन व रात बराबर होंगे। ये जो घटना जो है ये कहलाती है, इसको हम कहते हैं बसंत या उत्तरी विषुव। क्या कहते हैं? बसंत या उत्तरी विषुव। देखो मार्च के बाद कहाँ जाएगा? जून को। तो 21 जून। 21 जून को क्या होता है? उत्तरी गोलार्ध में क्या घटना होगी? उत्तरी गोलार्ध में क्या हो जाएंगी? गर्मी। कौन सी ऋतु आएगी? ग्रीष्म ऋतु। और दक्षिणी गोलार्ध में हो जाएंगी सर्दी। इसका मतलब क्या होगा? गर्मियों में क्या होते हैं? दिन बड़े हो जाएंगे, और यहाँ पर रात बड़ी। समझ गए? सर्दी में रात बड़ी होती है, दिन छोटे होते हैं। इस घटना को हम क्या कहेंगे? इस घटना को हम कहेंगे उत्तरी अयनांत। क्या कहेंगे? उत्तरी अयनांत। देखो 21 मार्च, 21 जून, फिर 23 सितंबर, इसके बाद क्या आएगा? 22 दिसंबर। क्या आएगा? 22 दिसंबर। 22 दिसंबर को क्या होता है? देखो जो 22 दिसंबर को होगा तो दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा? दक्षिणी गोलार्ध में हो जाएगी गर्मी हो जाएगी, तो ध्यान है दिन क्या हो जाएगा? बड़ा। और उत्तरी गोलार्ध में क्या हो जाएगा? सर्दी, यानी कि रात बड़ी। और जो ये घटना है, इस घटना को कहते हैं दक्षिणी अयनात।
क्या कहते हैं, दक्षिणायन। ये था ऋतु। अब एक अंतिम चीज और बची है ग्लोब के अंदर, वो क्या है? आपने नाम भी सुने होगा बीते, देखो चंद्र ग्रहण है, आज सूर्य ग्रहण है कि है, या फिर चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण कम सुनने को मिलता है, या फिर आपने सुना होगा आज पुण्य है और आज अमावस्या है, यानी कि आज अमावस्या है और आज पूर्णिमा है। ये क्या है, ये घटना है क्या एक वास्तविक में? इस घटना को बोलते हैं हम ग्रहण। क्या बोलते हैं? ग्रहण। अब ग्रहण भी है दो प्रकार का, एक तो है चंद्र ग्रहण, एक है सूर्य ग्रहण। तो मैं पहले सूर्य ग्रहण बता दूं आपको। सूर्य ग्रहण, देखो सूर्य ग्रहण में होता क्या है, बहुत मतलब कंफ्यूजन वाली चीज है भाई ये। सूर्य ग्रहण में होता क्या है, एक ऐसी स्थिति आ जाती है, देखो सूर्य जो है ये तो स्थिर है, ठीक है, इसकी कोई मूवमेंट नहीं होती, ये अपनी जगह पर है। मूवमेंट करते हैं दूसरे लोग, सूर्य रहता है अडिग, तो सूर्य तो आपको हिलाना है ही नहीं, ठीक है। अब देखो जो कन्फ्यूजन रहता है ना, वो रहता है पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में। किसमें? पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में। देखो सूर्य ग्रहण जब होगा ना, तो चांद मामू आओगे बीच में, कैन बीच में ले लेंगा चांद मामन, तो चंद्रमा बीच में आ जाएगी और पृथ्वी यहाँ पर है ही। क्या है? पृथ्वी यहाँ पे तो है ही। अब देखो जब सूर्य की सीधी किरणें चंद्रमा पर गिरेंगी, तो देखो पृथ्वी का जो कुछ हिस्सा जो होगा वहाँ पर लाइट नहीं आएगी भाई। वैसे देखो एक डायग्राम और है, उससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये क्या है? सूर्य। ये क्या है? चंद्रमा। ये क्या है? पृथ्वी। सूर्य वो अपना चांद और यह है पृथ्वी। समझ गया? देखो अब सीधी किरणें पड़ी चांद पर, ऐसा नहीं है कि पूरी किरणें सीधी पड़ेंगी, चांद छोटा सा है भाई, पूरी कुछ हिस्से यहाँ पे भी जाएंगी। तो देखो लेकिन ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में क्या रहेगा? ग्रहण। और ये जो क्षेत्र है यहाँ पे रहेगा आंशिक ग्रहण। यानी कि इस क्षेत्र में क्या रहेगा कि ये सूर्य की प्रकाशों को ये रोक लेगा, चांद आगे जाने नहीं देगा। तो इस क्षेत्र पे क्या रहे, और इस क्षेत्र पे क्या आएगा, ये पूरा इसके सामने का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में रहेगा पूर्ण ग्रहण। और ये जो क्षेत्र है भाई हल्का हल्का, यहाँ न तो वो है रोशनी है, न ही अंधकार है, तो ये रहेगा आंशिक ग्रहण। आंशिक ग्रहण क्या रहेगा? आंशिक ग्रहण। अब देखो ये जो घटना है इसको हम क्या कहेंगे? सूर्य ग्रहण। और इस घटना को क्या कहेंगे? मावस। क्या कहा? मावस। भूल ना जाइयो, फिर बता दूं, सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चांद फंस जाना है तो मान लियो कि है सूर्य ग्रहण। ग्रहण कहाँ का आ गयो? मामो जब फंस गयो तो ग्रहण कहाँ का आ गयो? सूरज का ही आओगे, पृथ्वी का कौन ही आवे। ए बात ने ध्यान रखनी है। चंद्र ग्रहण देखो, चंद्र ग्रहण देखो, सूर्य तो है अपनी जगह पर अडिग स्थिर, सूर्य नहीं हिलेगा। अब की बार क्या होगा कि पृथ्वी आएगी बीच में, सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाएगी तो क्या होगा? चंद्र ग्रहण। और ये है चंद्रमा।
ये क्या है? चंद्रमा। अब देखो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर गिरेगा, पृथ्वी पे गिरेगा ना, चंद्रमा पे नहीं गिरेगा। तो ये जो है स्थिति, इस स्थिति को कहते हैं पूर्णिमा। क्या? पूर्णिमा। और इसे ये ग्रहण अगर पूछ लिया जाए तो है चंद्र ग्रहण। देखो कंफ्यूज नहीं होना है अपने को। जब सूर्य ग्रहण हो तो सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी, और चंद्र ग्रहण जब हो तो सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा। समझा? पृथ्वी के और सूर्य के बीच में जब चांद फंस जा तो ग्रहण क्या लगेगा? पहले गए। क्या लगेगा? पहले गए। और जब चंद्रमा और सूर्य के बीच, तो वो आओ चंद्र ग्रहण। समझा? कौन समझा? समझ गए ना? तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम नेक्स्ट एकदम नया फ्रेश चैप्टर। धन्यवाद।